ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन जंग से जुड़ी पुतिन के लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए अमेरिका ने अपने ताकतवर फाइटर जेट F-22 रैप्टर पोलैंड में तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि अगर गलती से भी रूस के विमान नेटो के सदस्य पोलैंड की तरफ बढ़े तो फिर अमेरिका के F-22 रैप्टर विमान उन्हें ढेर करने में देर नहीं लगाएंगे। कुछ हफ्ते पहले रूस ने अपने सुखोई विमानों से क्राइमिया के पास काला सागर के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के घातक ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया था, और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस घटना के बाद बाइडेन ने पुतिन को सबक सिखाने की ठान ली थी। इसीलिए उन्होंने नेटो के सदस्य पोलैंड में अपने ताकतवर लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर तैनात कर दिए, जिसके बाद ताकि रूस की सेना को करारा जवाब दिया जा सके। मतलब अमेरिका ने रूस से भिड़ने की अपनी तैयारी तेज कर दी है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया के पास काला सागर के ऊपर MQ-9 रीपर ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद से ही अमेरिका रूस से बदला लेने के लिए उतावला है, जिसके लिए वो रूस को घेरने में जुटा है। और पोलैंड में F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों को तैनात करना भी अमेरिका की उसी रणनीति का हिस्सा है। कुछ रोज पहले रूस ने अपने सुखोई लड़ाकू विमानों से अमेरिका के ताकतवर ड्रोन MQ-9 रीपर को काला सागर में ही ढेर कर दिया था। ये पहला मौका था जब पुतिन ने अमेरिका पर सीधा वार किया था, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी थी कि अमेरिका भी रूस के साथ जंग का ऐलान कर सकता है, क्योंकि उसके बेहद आधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराकर रूस ने सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दी थी। और यूक्रेन जंग के बीच ये पहली बार था जब पुतिन ने अमेरिका पर सामने से प्रहार किया था, क्योंकि अमेरिका की वजह से ही यूक्रेन युद्ध में पुतिन को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। यही नहीं, अमेरिका के दम पर ही ज़ेलेंस्की खुलकर पुतिन के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका से मिले हथियारों की वजह से ही पुतिन और उनकी फौज की सारी रणनीति फेल हो गई। इसीलिए वो अमेरिका से बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। और ऐसा ही मौका पुतिन की सेना को कुछ हफ्ते पहले मिला था, जब अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था, जिसका पता चलते ही रूस की वायुसेना में खलबली मच गई थी। फौरन उसने ड्रोन को ठिकाने लगाने के लिए अपने 2 खतरनाक लड़ाकू विमान सुखोई 27 भेज दिए थे, जिन्होंने काला सागर के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को घेरना शुरू कर दिया। पहले उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोशिश की गई, और जब वो नहीं माना तो रूस के लड़ाकू विमानों ने उसे टक्कर मारकर काला सागर में गिरा दिया था। इसके बाद अमेरिका समेत यूक्रेन की मदद करने वाले कई देशों में हड़कंप मच गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस घटना के बाद से ही बाइडेन ने नेटो देशों को और मजबूत करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में उसने पोलैंड में रडार की पकड़ में नहीं आने वाले 5वीं पीढ़ी के F-22 रैप्टर फाइटर जेट तैनात कर दिए, ताकि रूस के किसी भी हमले से तुरंत निपटा जा सके। इधर दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपी मंत्रियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहां सड़कों पर उतरे बीजेपी के नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उस रास्ते पर बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद वो बैरिकेड को धक्का देने लगे। इस दौरान कई लोग पुलिस वालों से उलझते नजर आए, लेकिन इसी बीच अचानक बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को हाथों से उठा लिया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए प्रदर्शन में शामिल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में देश के औद्योगिक उत्पादन में तेजी दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े जारी किए, जिनमें औद्योगिक उत्पादन में तेजी के संकेत मिले। जनवरी के 5.2 से बढ़कर फरवरी में IIP दर 5.6% दर्ज की गई। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर की भूमिका अहम रही। उधर इजरायल ने ईरान के उन अधिकारियों के नामों की लिस्ट जारी कर दी जो सीरिया में उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। ये जानकारी इजरायल की सेना के 2 बड़े अधिकारियों ने दी। इजरायल को शक है कि ईरान सीरिया में खतरनाक मिसाइलें तैनात करने वाला है, जिसकी प्लानिंग में उसकी वायुसेना के कई बड़े अधिकारी कर रहे हैं और सीरिया के रास्ते इजरायल पर हवाई हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इजरायल को शक है कि सीरिया में बैठे ईरान के अधिकारी बहुत जल्द वहां S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाले हैं, जिनके निशाने पर इजरायल होगा। इजरायल ने इसी वजह से सीरिया में उसके खिलाफ चल रही साजिश की जांच की, और जांच के बाद ईरान के उन अधिकारियों के नामों की लिस्ट जारी की जो इस प्लानिंग को अंजाम देने वाले हैं, जिनमें अली हसन मादवी का नाम भी शामिल है। ईरान के इस अधिकारी पर सीरिया और लेबनान के मामले सुलझाने की जिम्मेदारी है, और उन्हें कुछ हफ्ते पहले ही यह जिम्मेदारी दी गई है। इजरायल ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें हाल ही में सीरिया पर किए गए हवाई हमलों का भी जिक्र किया गया। इजरायल ने दावा किया कि इन हमलों में ईरान की सेना के 10 बड़े अधिकारियों की मौत हुई, लेकिन ईरान की सेना के कई बड़े अधिकारी अब भी सीरिया में बैठे हैं। वो इजरायल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इजरायल की सेना के 2 बड़े अधिकारियों का दावा तो यही है। उन्होंने दावा किया कि ईरान केवल सीरिया में ही नहीं, बल्कि यमन, इराक और लेबनान में भी मिसाइलें तैनात करने वाला है।
जिसके लिए ईरान की सेना के अलावा चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के बड़े अधिकारी भी काम में जुटे हुए हैं और इजरायल को चारों तरफ से घेर कर उस पर मिसाइलें बरसाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ईरान धीरे धीरे खाड़ी देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है। यूएई और सऊदी अरब से उसके सुधरते रिश्ते इसका सबूत है। और अब तो वो अमेरिका पर भी डोरे डालने लगा है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को सलाह दी कि वो इजरायल का साथ न दे, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। और बदले हुए हालात को समझते हुए अमेरिका को इजरायल से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। ईरान के विदेश मंत्रालय का अमेरिका को दिया गया ये सुझाव इजरायल के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका से कहा कि वो इजरायल के मामलों में दखल न दे, जबकि वो जानता है कि अमेरिका और इजरायल दोस्त हैं। इसके बावजूद उसने ये हिम्मत की, जबकि कुछ दिन पहले ही ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी की पश्चिम एशिया में तैनाती की खबर दी थी और बताया था कि अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी यूएसएस फ्लोरिडा सुएज नहर पार कर चुकी है। जिसके बाद ईरान ने अमेरिका के इस कदम पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन अलग अंदाज में, क्योंकि वो जानता है कि जब तक अमेरिका और इजरायल साथ हैं, वो इजरायल का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में आए भूकंप के बाद ईरान ने उसे मदद की आड़ में हथियार सप्लाई किए। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उसने इसके लिए राहत सामग्री ले जाने वाले विमानों का इस्तेमाल किया। सीरिया और तुर्की में 6 फरवरी को भूकंप आया था, तब ईरान ने कई जहाजों से सीरिया को मदद भेजी थी, लेकिन दावा किया गया कि राहत सामग्री भेजने के साथ ही उसने सीरिया को खतरनाक हथियारों की सप्लाई भी कर दी। असल में इजरायल सीरिया पर लगातार हमले करता रहता है। कुछ दिनों पहले भी उसने सीरिया की सेना के कई ठिकानों पर धावा बोला था। खबर के मुताबिक इसीलिए ईरान ने सीरिया को हथियारों की मदद बढ़ा दी, ताकि वो इजरायल के आगे कमजोर न पड़े। उधर अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी खत्म कर दी गई। 3 साल पहले कोरोना महामारी से बचाव के लिए वहां नेशनल और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसे खत्म कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस साल की शुरुआत में नेशनल और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी खत्म करने का ऐलान किया था, जिसे कोरोना महामारी से बचाव के लिए ट्रंप सरकार ने बनाया था। बाद में इसे बाइडेन सरकार ने भी जारी रखा, जिसे अब खत्म कर दिया गया। इधर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और गैंगस्टर अतीक अहमद के राजदारों पर यूपी पुलिस के बाद अब ईडी ने भी शिकंजा कस दिया। अतीक को प्रयागराज लाने से पहले ईडी के अधिकारियों ने उसके कई करीबियों पर छापा मारा, जहां से अधिकारियों को जमीनों की खरीद फरोख्त के साथ अवैध प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। जिन लोगों पर ईडी ने कार्रवाई की उनमें अतीक के वकील सौलत हनीफ, बिल्डर खालिद जफर और उसके अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला समेत कई लोग शामिल हैं। समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सौलत हनीफ के घर से कई ऐसे कागजात मिले हैं जिनमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर कई प्रॉपर्टी का पता चला है। मैं बर्बाद हो गया हूँ, बिल्कुल मिल गया हूँ। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी पता चला है कि अतीक अहमद ने रियल एस्टेट कारोबार में दूसरों के नाम पर भारी भरकम रकम लगा रखी थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबी पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में आसिफ जाफरी के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता और बीएसपी के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के ठिकानों से अहम दस्तावेज बरामद किए। छापेमारी के दौरान ईडी ने बड़ी संख्या में कैश भी बरामद किया। आसिफ जाफरी को गैंगस्टर अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। उधर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज ले जाया गया। बताया गया कि इस दौरान रास्ते में एक थाने पर गाड़ी रुकने के बाद अशरफ के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि उसे ये समझ ही नहीं आया कि आखिर पुलिस ने गाड़ी अचानक एक थाने पर क्यों रोक दी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो बुरी तरह डर गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। असल में अतीक के भाई अशरफ को प्रयागराज पुलिस बरेली जेल से लेकर प्रयागराज जा रही थी। अब ये बरेली से शाहजहांपुर बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। पुलिस का ये काफिला जैसे ही लखनऊ से करीब 60 किलोमीटर दूर कमलापुर थाने पर रुका, अशरफ की सांसें रुक गईं। हालांकि काफिला पुलिस की एक गाड़ी में खराबी की वजह से थाने पर रुका था। बताया गया कि जैसे ही इस बात का पता अतीक के भाई को लगा, उसकी सांस में सांस आई। अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड में पेशी के लिए प्रयागराज ले जाया गया। उसके भाई अतीक अहमद को भी गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया।